हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्टन हैमेट प्रिंसिपल के बारे में। तो जैसा कि आप ये नाम से देख सकते हो कि ये प्रिंसिपल जो है कर्टन और हैमेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और ये यूज़ किया जाता है प्रेडिक्ट करने के लिए कि कोई अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं और उनसे कोई अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं तो वो किस रेशो में बनेंगे और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो हम इसे कुछ इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कोई कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इक्विलिब्रियम है वो बी की तरफ ज़्यादा जो है झुका हुआ है, मतलब कि बी जो है ज़्यादा मात्रा में ये कन्वर्ट होता है ए से, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये दोनों जो कन्फर्मर्स हैं इनसे कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे इससे कोई प्रोडक्ट बनता है डी और इससे कोई प्रोडक्ट बनता है सी। तो इन दोनों जो प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बनेगा वो हम कर्टन हैमेट प्रिंसिपल की सहायता से पता लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। तो ये आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है बी प्रोडक्ट ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, तो इसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से देखें तो ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनना चाहिए था, डी वाला। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इनका जो फ्री एनर्जी डायग्राम होते हैं तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि जिसकी ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे कि ए और बी जो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं और उनसे ए से सी बन रहा है और बी से डी बन रहा है। तो ए से सी बनने के लिए भी कोई ट्रांजिशन स्टेट को पार करना होगा और बी से डी बनने के लिए भी कोई ट्रांजिशन स्टेट को पार करना होगा, उसके बाद ही ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जिसके लिए ट्रांजिशन स्टेट की जो फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, जिससे वो कम होगी, वही प्रोडक्ट जो होगा ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई है। अगर इसकी जो है ट्रांजिशन स्टेट जो है ये, इसकी अगर गिब्स गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होगा, ठीक है। और ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि ए जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर बी की ज़्यादा है, ठीक है। इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि इस ट्रांजिशन स्टेट को पार करने के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी जो है गिब्स फ्री एनर्जी किसकी कम है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद में इसे एक एग्जांपल से एनर्जी डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके के बारे में लिख लेते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिस प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय केमिस्ट कर्टिन एंड हैमेट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल किसने प्रपोज किया था, ये प्रिंसिपल प्रपोज किया था कर्टिन और हैमेट ने। अब इसका यूज़ क्या है, दिस इज़ यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द relative ratio of the product obtained from a conformational equilibrium। तो आपको ये पता ही होगा कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आपको बताऊं कि जो एथीन होते हैं, एथेन होते हैं, उसके क्या होते हैं, दो कन्फर्मर्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टेगर्ड और एक होता है इक्लिप्स, ठीक है। इसमें स्टेगर्ड जो होता है ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, और इक्लिप्स जो होता है उसका कम स्टेबल होता है। लेकिन जो एनर्जी गैप होता है इन दोनों के बीच में वो ज़्यादा नहीं होता, 2 से 3 जो किलो कैलोरी होता है, जो कि बहुत कम है। और ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो कि बी की तरफ जो है, जो हमारा साम्यावस्था का जो है, मतलब जो हमारा साम्य है बी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, मतलब कि बी की जो है कंसंट्रेशन जो कि ए से ज़्यादा होगी। क्योंकि इस तरह से आप उसको समझ सकते हो कि जो एथियन के जो दो कन्फर्मर्स है, स्टेगर्ड और इक्लिप्स, तो स्टेगर्ड ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बी जो है इसमें ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो कि ज़्यादा होगी, ठीक है। और लेकिन जो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, मतलब इनके बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी एनर्जी जो है बहुत ही कम होती है, इसलिए बी ए में कन्वर्ट होता रहता है और ए बी में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये क्या बताता है, ये बताता है रिलेटिव रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए कन्फर्मेशनल इक्विलिब्रियम। ये कन्फर्मेशनल इक्विलिब्रियम है और ये प्रोडक्ट हैं जिनका हमको ये रेशियो बताता है कि कौन सा कितनी मात्रा में बनेगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता है क्या है कि, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है दिस प्रिंसिपल
state that the relative ratio of the product, और ये सेम चीज़ यहाँ की जो है मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए कन्फर्मेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आप ऐसे कैसे लिख दोगे। इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ तक ये सेम है, उसके बाद हम लिखेंगे इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन, और किसी किसी बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट करता है कि द रिलेटिव रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए कन्फर्मेशनल इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन ऑफ द रिएक्टिंग कन्फर्मर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट ऑफ द सेम रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो ये जो हमारे कन्फर्मर्स है रिएक्टेंट के क्या है तो एक ही ये रिएक्टेंट है या फिर सबस्ट्रेट है, लेकिन ये इसके क्या है, एक ही रिएक्टेंट के दो जो है कन्फर्मर्स है, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके हम बनाते हैं डी और सी बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनका जो रेशियो होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी जो ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन होती है इससे इंडिपेंडेंट रहता है। और किस पे डिपेंड करता है वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन और ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन ऑफ द रिएक्टिंग कन्फर्मर्स ऑफ द सेम रिएक्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो बट ओनली डिपेंड्स ऑन द relative free energy of the respective ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है रिस्पेक्टिव, जैसे कि इससे बी से डी बनने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट है और ए से सी बनने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट है उनमें से किसकी फ्री एनर्जी कम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव फ्री एनर्जी पर। और किसकी रिलेटिव फ्री एनर्जी, तो रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन स्टेट की, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमको पता रहता है कि जो हमारे इनकी जो इनके जो इंटर कन्वर्ट होने की जो रेट है वो ज़्यादा हाइयर होती है एज़ कम्पेयर टू जो इनसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या प्रोवाइडेड रहता है, प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ कन्फॉर्मेशनल इंटर कन्वर्जन is much larger than the rate of formation of product। तो यहाँ पे हमको एक कंडीशन होती है जो कि हमारे को पता होती है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनकी जो रेट है वो इनके इंटर कन्वर्ट होने की रेट से कम होती है, ठीक है। तभी ये प्रिंसिपल जो होता है लागू होता है। तो ये था ये प्रिंसिपल कि इसमें से ये कैसे कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा, उसका रेशो क्या होगा, इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है किस तरह से ज़्यादा बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे डायग्राम से समझें तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है या फिर जो गिब्स फ्री एनर्जी डायग्राम है, इसमें आप जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ए जो है ये कन्फर्मर है और एक बी कन्फर्मर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो बी की जो स्टेबिलिटी है, जब आप देखोगे कि यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी है जो उसमें इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है तो इसकी जो कंसनट्रेशन भी होगी इससे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है इसकी TS ट्रांजिशन स्टेट है TS1, ठीक है, और ये जो है TS2 इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे कि जो बी के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसको इसको ये एनर्जी बैरियर जो क्रॉस करना है वो कितना बड़ा है, और जबकि ए के लिए जो है प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए जो बैरियर है एनर्जी बैरियर जो कि ट्रांजिशन स्टेट है उसकी जो फ्री एनर्जी है वो इतनी सी है, ये इतनी कम है। इसको आप कंपेयर करोगे यहाँ से तो ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा है,
इसलिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस कंडीशन में वो फॉर्म होगा ए से सी, ठीक है। तो जो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा वो सी होगा एज़ कम्पेयर टू डी। जैसे जैसे ए सी में कन्वर्ट होता जाएगा वैसे वैसे बी जो है इसमें इक्विलिब्रियम को वो मतलब नियत रखने के लिए वापस क्या होगा, बी से ए में कन्वर्ट होगा। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत ही कम है, तो ये इजीली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी जो है ए में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ए जो है अगेन वापस सी में कन्वर्ट होगा, और ए की जो कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे वापस बी ए में कन्वर्ट होता जाएगा। और बी से जो कुछ मात्रा में प्रोडक्ट डी भी बनता है, लेकिन जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट आप देखोगे यहाँ पे इसमें एनर्जी इसको ज़्यादा रिक्वायर होती है, इसलिए जो डी प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं बनता है। तो यही चीज़ जो है कर्टन हेमेट प्रिंसिपल बताता है कि जो ए और बी जो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, इनसे अगर कोई प्रोडक्ट डी और सी बनता है तो वही प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा, जो कि जिसके लिए जो रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन स्टेट है उसकी जो फ्री एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो ज़्यादा फॉर्म होगा वो होगा सी, जबकि ये जो एक ही प्रोडक्ट है ए और बी, क्या एक ही जो रिएक्टेंट है ए और बी, और इसके जो कन्फर्मर्स हैं जो कि क्या है ए और बी हैं। एक कोई प्रोडक्ट है उसके दो कन्फर्मर्स हैं, एक कोई रिएक्टेंट है उसके दो कन्फर्मर्स है ए और बी, ठीक है। जबकि एक ही रिएक्टेंट है फिर भी जो ए से जो बन रहा है सी वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा एज़ कम्पेयर टू बी से जो बनता है डी, ठीक है। ये हम समझा सकते हैं कि इनकी जो रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन स्टेट है उसकी फ्री एनर्जी किसकी कम है, वही प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो ये जो है बताता है कर्टन हेमर प्रिंसिपल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।